यहां पर बात करेंगे क्या अलग अलग बातें हैं या डिफरेंसेस हैं, भिन्नताएं हैं या समानताएं हैं या अलग अलग गुण, कैरेक्टरिस्टिक, फीचर एंटरप्रेन्योरशिप के और वेज एम्प्लॉयमेंट के। एंटरप्रेन्योरशिप की चर्चा तो हम कर ही रहे हैं, यहाँ पर एक नई चीज़ आई है वेज एम्प्लॉयमेंट। वेज का मतलब होता है सैलरी, पैसा। अगर आपको पर मंथ कुछ मिलता है किसी काम के बदले, उसे हम वेज कहते हैं। और एम्प्लॉयमेंट तो खैर रोजगार है ही। तो हमने ये देखा कि जो एंटरप्रेन्योरशिप है वो क्या होता है। अगर देखा जाए ब्रॉड वे में तो इसका मतलब ये है कि आप कोई बिजनेस शुरू करना चाहते हैं या करते हैं, और बिजनेस को पहले आप सोचते हैं, नए आइडिया लाते हैं, उसको ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसको बढ़ाते हैं, और फिर जब बढ़ जाता है तो उसे मैनेज करते हैं। तो कोई भी बिजनेस की शुरुआत नए आइडिया के साथ रिस्क लेके, और ऐसा कुछ जिसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व रहती है। अब इसमें क्योंकि आप रिस्क ले रहे हैं, बेसिकली रिस्क क्यों लेता है आदमी? ताकि उसको प्रॉफिट मिल सके। कोई यूपीएससी का एग्ज़ाम देता है, आपने देखा होगा यूपीएससी वाले 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल तक तैयारी करते हैं, क्योंकि इतनी साल तैयारी करके अगर वो पास होते हैं तो सीधा वो आईएएस बनते हैं या अच्छी पोस्ट पे आते हैं, तो प्रॉफिट मिलता है। तो अब 2 शब्द इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक ये प्रॉफिट क्या है और रिस्क क्या है, इनको समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है जब हम एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं या बिजनेस की बात करते हैं। अब प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि एक एग्जांपल लेके चलेंगे। प्रॉफिट है, देखिए राम प्रसाद साहब है, ये एक इनकी स्वीट शॉप है, यानी मिठाई की दुकान है। अब इनको जो टोटल कॉस्ट पड़ता है 1 केजी का पड़ता है 35 रुपये। कितना? 35 रुपये। ये बेचते हैं, जो कस्टमर्स हैं उनको जब बेचते हैं तो इसको बेचते हैं 42 रुपये प्रति केजी। तो इसको इससे माइनस कर लीजिए, ये फ़ायदा कितना हो रहा है इनको? 7 रुपीज़ 1 केजी। इसको माइनस किया ना, मतलब जितने में इनको मान लीजिए जिन्होंने बनाया या ख़रीदा और जितने में इन्होंने बेचा, उसका डिफरेंस ही तो प्रॉफिट होता है। तो ये प्रॉफिट हो गया, मतलब ये प्रॉफिट की संख्या हो गई 7 रुपये पर केजी। तो प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि जितना भी आपका ऑल एक्सपेंसेस, जितने भी आपका खर्चा हुआ, जैसे मिठाई बनाने में इनको खोआ मावा इन सब चीज़ की ज़रूरत पड़ी होगी, चीनी हो गया, गैस हो गया, सब चीज़ों को मिला के इनको 35 रुपये पड़ता है हर एक केजी। तो जितना भी इनका ऑल एक्सपेंसेस, मतलब जितना भी खर्चा हुआ उस मिठाई को बनाने के लिए, 1 केजी को बनाने के लिए, इन्होंने इसको बेचा 42 रुपये में। यानी कि इनका जो सेंडिंग या कि यह कहें कि एक्सेस अर्निंग जो होती है जब डिडक्ट करते हैं ऑल एक्सपेंसेस, तो ये बेचा इन्होंने, मतलब जिसमें इन्होंने, अगर इसको हम कहेंगे कि एक मैं इसमें मैथमेटिक्स का टर्म लाना चाहता हूँ कि जो प्रॉफिट होता है वो होता है सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मतलब जिसका जो कॉस्ट होता है, जिसमें आपने वो चीज़ खरीदी है या बनाया है। सेलिंग प्राइस जिसमें आपने बेचा है। तो यहाँ सेलिंग प्राइस है 42 या कॉस्ट प्राइस है 35, तो प्रॉफिट कितना हो गया? 7 रुपये पर केजी। अब यहीं पे अगर हम रिस्क की बात करें तो रिस्क क्या होता है? आप कहते हैं ना बड़ा रिस्क लेते हो यार, ये बहुत बड़ा काम कर दिया, बहुत बड़ा रिस्क है ये। तो एक ऐसी सिचुएशन, ऐसा समय जब आपको आउटकम का पता नहीं होता है। ठीक, अब जिसने स्विगी शुरू की होगी या जिसने जोमेटो शुरू की होगी, उसको ये आइडिया नहीं होगा कि ये इतना चल निकलेगा। कि जिसने ऊबर शुरू की होगी, उसको आइडिया नहीं होगा कि इतना चीज़ चल निकलेगा। तो उसने रिस्क लिया, हो सकता है ये फ्लॉप हो जाता, चलता ही नहीं, है ना। तो कई ऐसे बिजनेसेस हैं या कैसे ऐसे आइडियाज़ हैं जिसका चलना नहीं चलना आपके हाथ में नहीं है, जहाँ पर इसका रिजल्ट आपको पता नहीं है, इसमें लॉस हो सकता है। जैसे अगर आप मान लीजिए, इसी का एग्जांपल मिठाई का ले लेते हैं। आपने क्या किया कि 10 केजी आप मिठाई बना रहे हैं और इसमें आपने 300 रुपये खर्च कर दिए। आप मिल्क लाए, आप शुगर लाए, मैदा यानी कि जो फाइन फ्लोर होता है, सफ़ेद आटा, और ये सब चीज़ें, और लोगों को भी आपने इन्वॉल्व किया, मतलब लेबर। तो आपको 300 रुपये
पड़ा, है ना, इतना 10 kg स्वीट के लिए। अब आपने बिजनेस जब स्टार्ट किया तो आपने एक छोटे से एरिया में स्टार्ट किया, लेकिन हुआ ये कि वहीं पे जहाँ पर आपने दुकान खोली वहीं पर एक दूसरे साहब भी दुकान खोल लेते हैं और वो आपसे कम दाम में बेचते हैं। जैसे मान लीजिए ये आप 50 रुपये में बेच रहे हैं पर केजी, ये 40 रुपये में बेचने लगे या हो सकता है 30 रुपये में बेचने लगे उसी एरिया में, और एकदम आसपास मान लीजिए आधा किलोमीटर दूर है या 100-200 मीटर दूर है, तो आपका बिजनेस नहीं चल पाएगा, क्योंकि आपने जितना इसमें इन्वेस्टमेंट किया है उससे ज़्यादा आपको लॉस हो जाएगा ये, है ना। तो बेसिकली रिस्क ये लेना होता है, और रिस्क किसे कहते हैं कि ऐसी सिचुएशन जहाँ पर आप अपने जो भविष्य है उस बिजनेस का उसके प्रति ज्ञान नहीं रखते हैं, या आपको पता नहीं है, या आपके हाथ में नहीं है, और इसमें आपको लॉस हो सकता है। तो अब सबसे बड़ी बात आती है कि हम जब ये सब बात कर रहे हैं तो इसमें एंटरप्रेन्योरशिप का क्या रोल है। तो एंटरप्रेन्योरशिप का मतलब ये है कि आप रिस्क लेंगे, लेकिन बस आंख मूंद के रिस्क नहीं लेंगे, आप कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे, सोच समझ के रिस्क लेंगे, क्योंकि आपको पता है रिस्क ले रहे हैं। आप जानते हैं जो बिजनेस आप शुरू करना चाहते हैं, जो वेंचर शुरू करना चाहते हैं, उसमें फेलियर हो सकता है, आपको नुकसान हो सकता है, लेकिन कम से कम वो फेलियर इतना बड़ा ना हो जाए कि आप उसे एक्सेप्ट ना कर सकें, आप बिल्कुल ख़त्म हो जाएं, मतलब आप इकोनॉमिकली तौर पे बिल्कुल टूट जाएं, यानी आप इस फेलियर को एक्सेप्ट करने के हालत में रहे, इतना रिस्क लेना है आपको। फिर उसके बाद दोबारा आप इसको शुरू कर सकते हैं, क्योंकि आपने कैलकुलेटेड रिस्क लिया है, इतना नुकसान नहीं हो गया कि आप आगे नहीं बढ़ सकते, आप दिवालिया नहीं हो जा रहे, आपके पास आगे के करने के लिए कुछ ना रहे। अगर एक आप एंटरप्रेन्योर हैं और एक आप में एक एंटरप्रेन्योरशिप है, मतलब आप उद्यमी हैं, उद्यमी करता है, और आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स आप में अगर देखी जाए, तो कैसे आपके व्यवहार, आपके आचार, आपके विचार कुछ अलग होंगे, आपका तरीका अलग होगा। तो सबसे पहला होता है कि रिस्क लेना, यानी आप अनसर्टेन हैं लेकिन रिस्क लेना पड़ेगा, थोड़ा सा मन कठोर करके कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे सक्सेस भी मिल सकती है और फेलियर भी मिल सकती है। आप सफल भी हो सकते हैं, विफल भी हो सकते हैं। आपको अपने हार्डवर्क और डिसिप्लिन पे विश्वास करना है। मतलब पहली चीज़ तो ये है कि आपको काम करते रहना, हार्डवर्क यानी मेहनत करती रहनी है, लेकिन डिसिप्लिन के साथ आपका एक प्लान होना चाहिए, उस प्लान को एग्जीक्यूट करना है माइलस्टोन के हिसाब से, या अब ये करना है, अब ये करना है, अब ये करना है। डिसिप्लिन होना चाहिए, सब चीज़ प्लान होनी चाहिए। अच्छा, होता क्या है कि कभी कोई कस्टमर कुछ कह देता है आके, या कोई फीडबैक मिल जाता है आपको, अगर उस सेटिस्फैक्शन उस कस्टमर के हिसाब से आपने चीज़ें ठीक नहीं की, मतलब अपनी क्वालिटी को आपको बेस्ट रखना है, गुणवत्ता को सबसे बेहतरीन रखना है, और हमेशा क्योंकि आप बना किसके लिए रहे हैं, कस्टमर्स के लिए बना रहे हैं, उन लोगों के लिए बना रहे हैं जो आपकी चीज़ें खरीदेंगे, आपको पैसा देंगे। तो कस्टमर सेटिस्फैक्शन बहुत ज़रूरी है, जिसे हम कहते हैं कि भाई हमारा जो उपभोगकर्ता उसका सेटिस्फैक्शन, उसके दिल का सुकून बहुत ज़रूरी है। तो आपको हर चीज़ के हिसाब से अपने को फ्लेक्सिबल करना पड़ेगा, और जैसे ही आपकी चीज़ें आई, मतलब फीडबैक आया, आपको कोई बात बताई गई, तो आपको इसके लिए अडेप्टेबल रहना पड़ेगा। अडेप्टेबल का मतलब क्या होता है? अडेप्टेबल मतलब ये होता है कि सिचुएशन के हिसाब से ढलना। ऐसे नहीं कि आप रिजिड होके बैठे हैं, आप परिवर्तन नहीं चाहते, आपको आसोल परिवर्तन चाहिए होगा। फिर नॉलेज ऑफ द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड देयर नीड और डिमांड इन द मार्केट। अब आप देखें कि सबसे बड़ा चीज़ होती है एंटरप्रेन्योरशिप में कि आप जो गैप होता है उसको फिल करते हैं सोसाइटी में, कि ये चीज़ की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन ये कोई फिल नहीं कर रहा है, ये कोई कर नहीं रहा है। तो आप जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज बना रहे हैं वो उसकी मांग होनी चाहिए, उसकी डिमांड होनी चाहिए। अगर डिमांड ही नहीं है, आपके एक मन में एक आइडिया आया कि लोगों को मैं एक काम करता हूँ, मैं प्लूटो पे भेजता हूँ, तो ये तो कोई लॉजिकल चीज़ नहीं है ना कि लोग प्लूटो जाना चाहते हैं, मेरे मन में विचार है, चलिए मैं भेजता हूँ। आपको ऐसा काम करना है जिसका डिमांड हो मार्केट में। मतलब अगर आप पूरी तरह बिजनेस में सफल भी ना हो पाए, एंटरप्रेन्योरशिप में सफल भी ना हो पाए, तो कम से कम रोटी के लाले ना पड़े, मैं तो ये मानता हूँ।
दूसरा ये है क्योंकि इसमें एंटरप्रेन्योरशिप में पैसा इन्वॉल्व है, इकोनॉमी इन्वॉल्व है, तो आपको फाइनेंशियल लिटरेसी आनी चाहिए। मतलब पैसा कितना आ रहा है, जा रहा है, आपको टैक्स, लायबिलिटी, कितना प्रॉफिट है, लॉस है, ये सब आपको आना चाहिए। मतलब आपका पैसा जो आ रहा है, मनी, इसको मैनेज करना, पैसे को संभालना, उसको बढ़ाना घटाना, जिस तरीके से मैनेजमेंट होता है वो करना पैसे का बहुत ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात जो मैंने आपसे यहाँ पर कही थी कि आपकी प्लानिंग बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई चीज़ प्लानिंग नहीं करते, जैसे मान लीजिए आपको दिल्ली से आगरा जाना है, आप ना तो आपने ट्रेन टिकट बुक कराई, ना आपने फ्लाइट बुक कराई, ना तो आपके पास आपने कोई टैक्सी बुक कराई, आप जाएंगे कैसे? उसके बाद अगर आप जाते भी हैं तो आपने सूटकेस भी पैक नहीं किया, आपने कहा देखेंगे यार कुछ खाने को मिलेगा देख लेंगे, पानी नहीं रखा आपने, या आपने बेसिक नीड्स के सामान नहीं रखे, बच्चा है आपके साथ उसके लिए उसकी ज़रूरत नहीं रखी, मान लीजिए कोई बात हो जाती है तो उसके लिए आपने कोई कंटिजेंसी प्लान नहीं रखा, तो ये सब से क्या होगा कि ये जो ट्रिप है ये दुखदाई हो जाएगी। आप पूरा प्लान करके रखिए, टिकट बुक कराइए, अच्छी तरीके से सामान रखिए, एक लिस्ट बना के रखिएगा हमेशा सामान की, कि जब भी आपको बाहर जाना हो ये लिस्ट से आप सामान उठाएं। यानी आपको प्लानिंग करनी है, उसी हिसाब से एग्जीक्यूशन भी करना है। हाँ, हो सकता है परिवर्तन हो, चेंज हो बीच में, कि भाई चलो कोई स्ट्राइक हो गई, यहाँ से नहीं रास्ता है, वहाँ से नहीं रास्ता है, तो उसके हिसाब से आप परिवर्तन कर सकते हैं, राइट। तो अगर आप आसपास के अपने शॉप या बिजनेस देखेंगे, कोई दुकानें या फिर कोई व्यापार देखेंगे, तो आप देखते हैं कि क्यों बिजनेस फेल हो जाते हैं। आपने देखा होगा दुकान खुली और 6 महीने में बंद हो गई। पहली चीज़ हो सकती है कि वो जो सामान बेच रहे हैं उसकी गुणवत्ता ना हो, या जो काम वो सर्विसेज दे रहे हैं वो बहुत ही ख़राब हो, लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उसको, एक बार जाएंगे अगली बार नहीं जाएंगे, और मौत पब्लिसिटी से आप फिर दोबारा उठ नहीं पाएंगे मार्केट में। दूसरी चीज़, आप ऐसी चीज़ बेच रहे हैं जिसकी ज़रूरत ही नहीं है, ऐसी ज़रूरत ही नहीं है आपको, किसी को ज़रूरत नहीं है इस चीज़ की, फिर आप बेचने निकल गए इसको। और क्या वो सही अपॉर्चुनिटी है? आपको समय का भी इंतज़ार करना है कि भाई इस समय इस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए गर्मी का समय है, यानी आप समर में हैं, हिंदुस्तान की बात कर लेता हूँ या सब कॉन्टिनेंट की बात कर लेता हूँ, समर में अगर आप स्वेटर बेचने निकले या गर्म कपड़े बेचने निकले तो आप कोई खरीदेगा नहीं, ये ठंड में लोग खरीदते हैं ज़्यादा, तो ऐसे बिजनेस या ऐसी चीज़ करने का कोई फ़ायदा नहीं। और कौन सा रिस्क लिया है? इतना बड़ा रिस्क तो नहीं ले लिया कि भाई जो अगर बिजनेस नहीं चले तो आप डूब जाए, तो भाई ऐसा किसी ने रिस्क लिया होगा और डूब गया। तो ये सारे कारण हो सकते हैं कि आपका बिजनेस ना चले और दुकानें बंद हो जाए और फिर आप सड़क पे आ जाए। वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? वेज एम्प्लॉयमेंट में हमेशा दो पार्टी होती है। वेज मतलब होता है पैसा, सैलरी, अमाउंट, यानी आपको जो मेहनताना मिलता है, आपको जो हर महीने एक स्टिपुलेटेड अमाउंट मिलता है। एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है रोजगार। तो सैलरी वाला रोजगार, वेज वाला रोजगार, इसमें हमेशा दो पार्टीज होती है। कौन कौन सी पार्टीज हुई इसमें? एक तो होता है एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर मतलब जो नौकरी देता है, जिसने नौकरी दी है, और एक होता है एम्प्लॉय, जिसने नौकरी ली है, जिसको नौकरी मिली है ना, ये इनके लिए काम कर रहा है, ये इनसे काम ले रहा है। तो अगर आप वेज एम्प्लॉय हो, मतलब हर महीने की तनख्वाह पे काम करते हो, तो इसमें आपने कोई रिस्क नहीं लिया है, ठीक। मतलब वेज एम्प्लॉयमेंट, इसमें रिस्क तो नहीं लिया है आपने। लेकिन अगर आप एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं तो यहां पर रिस्क होता है, यहां पर रिस्क होता है। अब यहां पर आपकी जो जॉब है, इस वाले केस में वेज एम्प्लॉयमेंट में आपकी जो जॉब है वो पूरी तरह डिपेंड करती है कि जब आपको नौकरी दी गई तो एक कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ होगा, या अगर कॉन्ट्रैक्ट साइन भी नहीं हुआ तो आपको मौखिक तौर पे बताया होगा कि भाई ये काम करना है, इतनी छुट्टी मिलेगी, ये आपकी एक्स्ट्रा सर्विसेज होंगी आप जो आपसे कराई जा सकती है। यानी टर्म्स एंड कंडीशन जो होगी, जो लेट डाउन होगी बातचीत के समय, कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ लिखी होगी उस हिसाब से मामला चलेगा, राइट। और सबसे बड़ी बात एक और चीज़ आती है कि आपका रिश्ता कैसा है एम्प्लॉय के साथ। अगर आप इनकी बिचिंग करते हैं, इनके बारे में बुरा बोलते हैं, या इनसे बदतमीजी करते हैं, या कोई चोरी करते हैं, या कुछ और काम करते हैं, छुट्टी मारते हैं बार बार, इन टर्म्स एंड कंडीशन को नहीं फॉलो करते, तो आपका इनके साथ जो रिश्ता बनता है वो भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस वेज एम्प्लॉयमेंट के लिए। अब इनके बीच में ज़रा और अच्छे से डिफरेंस तो आप समझ गए होंगे ना।
अब थोड़ा सा और डिफरेंस देखते हैं क्या है। एक एग्जाम्पल लेंगे जिसमें एक कुक है और एक स्ट्रीट फूड वेंडर है। एक रेस्टोरेंट है यानी खाने की दुकान, वहाँ पर एक साहब कुक का काम करते हैं, खाना बनाते हैं। यहाँ पर एक साहब है जो जिनकी दुकान नहीं है, बस ये स्ट्रीट पे, यानी अगर ऐसी स्ट्रीट है यहीं पे अपना ठेला लगाते हैं या वहाँ पर एक दुकान लगाते हैं और यहाँ पर ये फूड बेचते हैं। ये रेस्टोरेंट में काम कर रहे हैं या फूड बेच रहे हैं, दोनों में अंतर ये है। तो पहली चीज़ इसमें ज़रा मैं आपको उत्तर ही बता देता हूँ। ये इसके उत्तर है। हाउ डज द पर्सन मेक मनी थ्रू द एक्टिविटी, कैसे पैसा बना रहे हैं। ये तो वेज एम्प्लॉयमेंट है, वेज एम्प्लॉई हैं, लेकिन ये जो है वो एंटरप्रेन्योरशिप कर रहे हैं और ये अपना खुद ही सेल्फ एम्प्लॉयड है, खुद पैसा बना रहे हैं। क्या ये कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं? ये तो नहीं कर रहे हैं। लेकिन इनको जिसने एम्प्लॉई रखा हुआ है, उसने जो बिजनेस शुरू किया वो ज़रूर कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। ये केवल वेज अर्नर है, ठीक। ये कम्युनिटी की प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। हो सकता है ऐसी कोई चीज़ बेच रहे हैं जो मिलती ना हो, या फिर ऐसी कोई चीज़ जिसकी कमी हो तो ये उसको बेच रहे हैं, या टेस्ट बहुत अच्छा दे रहे हैं, ऐसी चीज़ जो हर जगह हो लेकिन टेस्ट इनका अलग है। अगला है डिड दिस पर्सन सेल समथिंग एंड मेक प्रॉफिट, ये कुछ भी नहीं बेच रहे हैं, ही इज़ नॉट सेलिंग एनीथिंग, ये तो केवल बना के दे रहे हैं। अगर इनका ऑर्डर आया कि 2 डोसा बनाना है, चलिए आप चाउमीन बना लीजिए, तो ये बस बना के दे रहे हैं। ये जो साहब है इनका ये तो अपना खुद ही बेच रहे हैं और प्रॉफिट भी खुद ही कमा रहे हैं, ठीक। अगला है डू दे यूज द रिसोर्सेज नॉलेज दैट दे हैव टू मेक मोस्ट ऑफ द मनी, तो इनके पास तो काम एकदम बंधा हुआ है। अगर इन्होंने कुक की पढ़ाई की है, होटल मैनेजमेंट की शिक्षा ली है, तो फिर ये वाला काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर अगर इनके पास जितना भी कम रिसोर्स है, ज़्यादा रिसोर्सेज है, संसाधन जितने भी हैं, और इनके पास अगर कोई नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, ये किसी के पास काम करते थे, वो सबका उपयोग कर रहे हैं, क्या ये अपने कुछ इनोवेशन कर सकते हैं? कर तो ज़रूर सकते हैं। हो सकता है ये डोसे में ऐसा टेस्ट दे दे कि भाई लोग एकदम पागल हो जाएं, वाह क्या बनाया है। यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं कि नई चीज़ बना रहे हैं और यूज़र आएगा बोलेगा अरे इसमें यार ऐसे करो वैसे करो, इसमें ये टेस्ट नहीं था, तो ये उसी हिसाब से चेंज करते चले जा रहे हैं, क्योंकि इनको ये अकेले मार्केट में है, मतलब ये एज अकेले आदमी है, तो अगर ये नहीं करेंगे तो काम नहीं चलेगा। क्या है यहाँ पर डज द एक्टिविटी इन्वॉल्व टेकिंग रिस्क फॉर अर्निंग मनी, ये तो कोई रिस्क नहीं ले रहे, ये तो वेज एम्प्लॉय, इनको तो तनख्वाह मिलनी है हर महीने। ये रिस्क ले रहे हैं और ये इतना रिस्क ले रहे हैं कभी कभी फेल भी हो जाता है, हो सकता है। तो ये एंटरप्रेन्योर नहीं है, ये एंटरप्रेन्योर है। तो आप देखेंगे कि जो कुक है ये एक जॉब करते हैं, नौकरी कर रहे हैं, ये बेसिकली एम्प्लॉई हैं रेस्टोरेंट में, ठीक है। लेकिन जो फूड स्टॉल वेंडर है जिसके पास एक छोटी दुकान है, और मतलब उसकी तो नहीं है, सीमेंट कंक्रीट की तो नहीं, लेकिन दुकान है, और ये अपने आप काम कर रहे हैं, खुद अपना बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर एंटरप्रेन्योरशिप और एम्प्लॉयमेंट का अंतर देखें तो यहाँ पर दोनों ही पैसा कमा रहे हैं, लेकिन क्या कम्युनिटी, क्या समाज की कोई प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योर करेगा, एम्प्लॉयमेंट नहीं कर रहा है, क्योंकि आप तो किसी के लिए काम कर रहे हैं। द जॉब डन बाय द पर्सन इज डिसाइडेड बाय हिमसेल्फ ऑल्सो, एंड एंटरप्रेन्योरशिप में आप खुद ही डिसाइड करते हैं कि आपको क्या काम करना है, क्या नहीं करना है। एम्प्लॉयमेंट में ऐसा नहीं है, आपको जो काम करना है, जो जिसके लिए आपको रिक्रूट किया गया है, जॉब दी गई है, वो करना ही करना है। आपके पास कोई अपना एक नॉलेज है या अपनी कोई जानकारी है, कोई अपनी हॉबी है, इंटरेस्ट है, शौक है, क्या वो आप पूरा कर रहे हैं? एंटरप्रेन्योरशिप में कर सकते हैं, एम्प्लॉयमेंट में तो नहीं कर सकते, वो तो क्योंकि जैसे कहा टर्म्स एंड कंडीशन लेट डाउन है। इनोवेशन क्रिएटिविटी ला सकते हैं, ला रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में लाना ज़रूरी है। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है, काम है वो तो करना ही करना है। कीप मोस्ट ऑफ द मनी प्रॉफिट्स, प्रॉफिट तो ये एंटरप्रेन्योरशिप वाले खुद ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रॉफिट नहीं लेंगे। अगर मान लीजिए इनकी तनख्वाह है 10,000 और इनका एम्प्लॉयमेंट वाला या एम्प्लॉय देने वाला अगर 5 करोड़ भी कमा रहा है तो भी आपको 10,000 ही मिलेंगे, वो बढ़ेंगे नहीं। हो सकता है आपको कोई इंक्रीमेंट ज़रूर मिल जाए। रिस्क ले रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप में रिस्क लेना ज़रूरी है, एम्प्लॉयमेंट में कोई रिस्क ही नहीं है। एंटरप्रेन्योरशिप के फ़ायदे क्या हैं? पहली चीज़ तो ये है कि आपको जो पसंद है वही काम करिए, यानी आपकी कोई हॉबी है, मतलब आपके कोई शौक है, या आप में कुछ ऐसी स्किल्स हैं जो औरों में नहीं है, आप में कुछ ऐसी बात है, ऐसा आप काम कर सकते हैं जो दूसरों में नहीं है। तो आपका जो इंटरेस्ट है उसी को आप
अपना बिजनेस बना सकते हैं, अपना जॉब बना सकते हैं, अपने इंटरेस्ट को। दूसरी चीज़ है वर्क फॉर योर सेल्फ नॉट फॉर अदर्स। होता क्या है कि जब हम वेज एम्प्लॉय होते हैं तो हम किसी के लिए काम कर रहे होते हैं और वो काम बिल्कुल टर्म्स एंड कंडीशन के बाध्य होता है। जो आपको काम करना है उस तरीके से आप काम करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं, एज अ एंटरप्रेन्योर आप खुद के लिए काम कर रहे हैं और आपको जो पसंद है वो कर रहे हैं और जो नहीं पसंद है वो नहीं कर रहे हैं। आपको क्या काम करना है और आपको वो काम किस तरीके से करना है ये आपके ऊपर है एज अ एंटरप्रेन्योर। प्रॉफिट्स में ये है कि आपका जितना भी आप कमा रहे हैं, जितना भी इनसे प्रॉफिट कमा रहे हैं वो सब आपका है। लेकिन यहाँ पर आप जैसे मैंने कहा ये 5 CR भी कमाते हैं, 5 करोड़ भी कमा रहे हैं पर मंथ, तो आपको 10,000 की सैलरी है तो 10,000 ही मिलती रहेगी, थोड़ा बहुत इंक्रीमेंट मिल सकता है। मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे, जिसे कहते हैं ना, जितना आप मेहनत करेंगे उतना आपको पैसा मिलेगा, काम करेंगे। जितना ज़्यादा रिस्क लेंगे उतना ज़्यादा प्रॉफिट के आसार हैं। ध्यान रखिएगा, हमेशा तो ट्रू नहीं होता है, बहुत ज़्यादा रिस्क भी नुकसान कर देता है। लेकिन जितना कैलकुलेटेड रिस्क लेंगे उतना प्रॉफिट मिलेगा आपको। चलिए सवाल जवाब देखते हैं। स्टेट वेदर द पर्सन एंगेज इन द एक्टिविटी मेंशन बिलो इज एन एंटरप्रेन्योर और एन एम्प्लॉय। राहुल स्टार्ट अ शॉप टू सेल चाट एंड स्पेशल पानी पूरी, ही इज एन। अब इसमें देखिएगा 2 सवाल उठते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर ये उत्तर भी है। इसमें 2-4 चीज़ देखनी होती है। क्या ये सेल्फ एम्प्लॉयड है, क्या ये खुद काम कर रहे हैं, खुद काम शुरू किया इन्होंने। पहली चीज़, हाँ इनकी खुद की शॉप है। अब ये चाट और स्पेशल पानी पूरी दे रहे हैं। अब वो चाट तो बिक ही रही है, लेकिन ये स्पेशल पानी पूरी मतलब ये है कि एक तो इनकी ये सेल्फ एम्प्लॉयड है और इन्होंने कुछ आइडिया लगाया है और ये रिस्क भी लगा रहे हैं क्योंकि बहुत सारे चाट वाले और पानी पूरी वाले ऑलरेडी हैं, तो रिस्क भी इन्वॉल्व है। तो ये एंटरप्रेन्योर है। शाहिद बिकम्स द मैनेजर ऑफ अ डीलरशिप सेलिंग फूड प्रोडक्ट्स, ही इज एन। अब शाहिद साहब जो है वो केवल एक मैनेजर है एक बड़ी कंपनी के लिए। ये कंपनी का कोई हेड होगा या कोई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होंगे, तो इनको एक सैलरी पर रखा गया है। तो ये तो एंटरप्रेन्योर है, लेकिन ये एम्प्लॉई है केवल, या ये कहीं वेज एम्प्लॉई है। यहाँ पर ऋतु लीव्स द कंपनी, शी वर्क फॉर एंड स्टार्ट्स कैटरिंग फूड फॉर मैरिज प्रोग्राम्स, शी इज एन। अब इन्होंने कंपनी छोड़ी यानी कि रिस्क लिया, उसके बाद इन्होंने अपना काम शुरू किया केटरिंग फूड, मतलब शादी के प्रोग्राम्स में इन्होंने खाना बनाने या खाने के लिए का ऑर्डर लेने का काम शुरू किया। अब इसमें देख रहे हैं कि आप ये एंटरप्रेन्योरशिप कर रही हैं, रिस्क भी है, सारा प्रॉफिट इनको मिलेगा। दूसरा ये है कि अपना काम पसंद का काम है, शादियों में बड़ा मज़ा आता है इनको, इसलिए इन्होंने काम ये शुरू कर दिया। अब अगले जो सवाल है उसका उत्तर आगे देखेंगे। लिस्ट एनी 4 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप, लिस्ट एनी 2 कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वेज एम्प्लॉयमेंट, नेम एनी 1 फैक्टर दैट इज कॉमन इन बोथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो सबसे पहले चीज़ ये है कि इन तीनों का आंसर तो आपने देख लिया। यहाँ पर आएंगे 4 कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताने हैं, आप सारे कैरेक्टरिस्टिक्स लिख दीजिए। पहला तो यह है आप रिस्क लेंगे, अपनी मेहनत से काम करेंगे, लेकिन डिसिप्लिन से काम करेंगे, यानी अनुशासन बहुत ज़रूरी है। कोई भी अगर कस्टमर आपको फीडबैक देता है या आपको कहता है कि गुणवत्ता में दिक्कत है या फीडबैक मिलता है लोगों का के बारे में, लोग आपको बताते हैं, तो आपको उस हिसाब से अडेप्ट करना है अपने प्रोडक्ट को या सर्विसेज को, और थोड़ा फ्लेक्सिबल रहना है। मतलब रिजिडनेस नहीं होनी चाहिए किसी भी एक एंटरप्रेन्योर में। जो भी सामान आप बेच रहे हैं या फिर सर्विसेज दे रहे हैं, क्या उसकी डिमांड है, क्या उसकी ज़रूरत है मार्केट में, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं है तो वो चलेगी नहीं, क्योंकि पैसा इन्वॉल्व है, इकोनॉमी इन्वॉल्व है, इसलिए फाइनेंशियल लिटरेसी और मनी मैनेजमेंट स्किल, पैसा जो आ रहा है उसको कैसे मैनेज करना है, कितना खर्च करना है, कौन सी चीज़ कहाँ जानी है, लायबिलिटी, प्रॉफिट लॉस, ये आपको पता होना चाहिए। आप एक प्लान बनाएंगे और उसी प्लान के हिसाब से चलेंगे। ये प्लान आपने बनाया है माइलस्टोन कि भाई ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है, उस तरीके से आपको ये चलना है। 2 कैरेक्टरिस्टिक्स बताने हैं आपको वेज एम्प्लॉयमेंट के। तो वेज एम्प्लॉय अगर आप हैं तो पहली चीज़ तो ये है कि आप एक एम्प्लॉय हैं और ये आपका एम्प्लॉयर है, ये आपको काम दे रहा है, तो आपके इसमें रिस्क इन्वॉल्व नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपका टर्म्स एंड कंडीशन है, आपको जब नौकरी मिली होगी उसके हिसाब से आपको काम करना है। 2 पार्टीज इसमें हमेशा होती है, और आपका क्या रिश्ता है अपने एम्प्लॉयर के साथ वो बहुत ज़रूरी है इसमें। अगर आप रिश्ता ठीक नहीं रखेंगे तो हो सकता है आप फायर हो जाए। नेम एनी 1 फैक्टर दैट इज कॉमन टू बोथ एंटरप्रेन्योरशिप एंड वेज एम्प्लॉयमेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। तो इसमें कॉमन क्या है? पहली चीज़ तो ये है कि दोनों के दोनों पैसा कमाते हैं, चाहे आप वेज एम्प्लॉयर हो, एम्प्लॉय हो, चाहे आप एंटरप्रेन्योर हो। ये एक फिक्स अमाउंट कमाते हैं, ये अपने मेहनत के हिसाब से
पैसा कमा सकते हैं। अपनी जितना रिस्क लेंगे, जितना मेहनत करेंगे, जो भी मैंने आपको क्वालिटीज़ दिखाई वो सब करेंगे तो जितना पैसा चाहे कमा सकते हैं। ये तो टर्म्स एंड कंडीशन के हिसाब से कमाएंगे, लेकिन पैसा दोनों ही कमाएंगे। ये थोड़ा एक स्टेबल लाइफ है, इसमें बड़ा अनस्टेबल है, लेकिन इसमें पैसा बहुत ज़्यादा है। इसमें अगर आपके पास वाकई में स्किल है, वाकई में आप में कोई बात है, तो आप ये कर सकते हैं और आपको यही करना चाहिए। चलिए साहब, ये बात हुई इस डिस्कशन की। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।